कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली दो वर्ड से बना है, कंज्यूमर और इक्विलिब्रियम, और आपस में मिलके इसका मतलब थोड़ा सा हो सकता है अलग भी बन जाए। तो सबसे पहले तो ये बताओ कंज्यूमर का क्या मतलब समझते हैं आप? व्हाट इज अ कंज्यूमर? हु कंज्यूम्स प्रोडक्ट? कस्टमर। हर डेफिनेशन पूछी है, दूसरा नाम थोड़ी। पर्सन हु परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक पर्सन जो कंज्यूम करता है या परचेज करता है गुड्स को या सर्विसेज को, किस लिए? टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। इक्विलिब्रियम वर्ड का क्या मतलब हुआ? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था, एक दो आंसर्स मिले भी थे। बेस्ट ऑप्शन, बैलेंस, बैलेंस से भी रिलेट कर सकते हो थोड़ा बहुत। आपस में मिलके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बना क्या? एक बंदा जो कंज्यूम कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, वो बेस्ट पोजीशन में कब आएगा? स्टेट ऑफ बैलेंस इन विच ऑपोजिंग फोर्सेस आर इक्वल, ठीक है। वो बेस्ट पोजीशन में कब आएगा? आप कब बोलोगे कि एक बंदा बेस्ट पोजीशन में है? व्हेन अ कंज्यूमर इज इन इट्स बेस्ट पोजीशन। कब और क्यों? कब होगा और क्यों होगा? बेस्ट ऑप्शन फॉर कंज्यूमर। ठीक है, मतलब तो हो गया। आप कब बोलोगे, अपना ही एग्जांपल ले लो, आप कब बोलोगे कि आप एक बेस्ट पोजीशन में हो? एक सेकेंड। हेलो। फाइनेंशियल पोजीशन ऑप्टिमल। अच्छा, ऑप्टिमल किसको बोलोगे सिद्धार्थ आप? कब होती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑप्टिमल? एक बंदे के लिए 10,000 रुपये भी ठीक है, एक बंदे के लिए 10,000 रुपये कुछ भी नहीं है। बेस्ट ग्रोथ, अगेन बेस्ट एक सब्जेक्टिव वर्ड है। 500 की इंक्रीमेंट होना किसी के लिए बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए 5,000 का इंक्रीमेंट होना ग्रोथ हो सकता है, किसी के लिए 10% का इंक्रीमेंट होना ग्रोथ हो सकता है। बेस्ट भी कोई डेफिनेशन नहीं है। when we do right things for ourselves। अच्छा, चलो, किसी को और कुछ ऐड ऑन करना हो? किसी को और कुछ ऐड ऑन करना हो अगर? नहीं। तो एक कंज्यूमर होता है जो गुड्स कंज्यूम करता है।
गुड्स कंज्यूम जब करेगा, गुड्स कंज्यूम जो करेगा वो, हमने थ्रू पीपीसी चेक करा था कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं गुड्स के, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। दूसरी चीज़, बाय यूजिंग या फिर एक्सपेंडिंग इट्स इनकम, अपनी इनकम को खर्च करके गुड्स कंज्यूम करेगा, उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पर एक्सपेंड करेगा। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, यहाँ प्राइस और बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं, मान लो 3 कॉम्बिनेशंस हैं जो वो अपनी इनकम को खर्च करके ले सकता है, ए बी सी। यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशंस मान लो बने हुए हैं, उसके पास हैं 3 ऑप्शंस। तीनों ऑप्शंस खरीद सकता है वो अपनी इनकम को खर्च करके, बट इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बेस्ट क्वालिटी एट लोएस्ट प्राइस। अच्छा सिद्धार्थ, आपने बोला कि बेस्ट क्वालिटी मिल जाए लोएस्ट प्राइस पर, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं? जितने भी आप लोग फैक्टर्स बोलोगे, आपके माइंड में जो भी चीज़ें आ रही हो, आधे बच्चे बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, बट बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? विच गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हो सकता है ना किसी के लिए बेस्ट क्वालिटी ज़्यादा बड़ा फैक्टर हो, किसी के लिए कोई और फैक्टर ज़्यादा बड़ा हो, प्राइस फैक्टर हो, किसी के लिए कुछ और फैक्टर हो। तो इंडिविजुअल के हिसाब से जो भी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है, हर किसी की सेटिस्फेक्शन, हर किसी की नीड्स अलग अलग हैं। बेस्ड ऑन दैट सेटिस्फेक्शन, जब हमको मैक्सिमम पर होंगे, हम जब हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी, वो हो जाएगा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट पोजीशन। इन तीनों ऑप्शंस के लिए हम अपनी इनकम को खर्च कर रहे थे इक्वली डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए, बट इन तीनों में से जिस पे हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी, हो सकता है मेरे को ए पर मिल रही हो, आपको बी पर मिल रही हो, किसी थर्ड पर्सन को सी पर मिल रही हो, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो जिस लेवल पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी उस पर, लेट से बी, तो ये जो बी पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिस कॉम्बिनेशन से हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 100 रुपीज़ है, मैं एक फेस्ट में गया, वहाँ पर मैं गेम्स भी खेल सकता हूँ, फूड पर भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, या उसको सेव करके वापस भी ला सकता हूँ। 3 ऑप्शंस, बट उन तीनों में से जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, मान लो मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ और मैं, मेरे को किसी वजह से गेम्स पर एक्सपेंस करना पड़े उन 100 रुपीज़ को, तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जब मेरे को फूड खरीद, अगर मैं फूड खरीदता तो जितनी सेटिस्फेक्शन मिलती। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।
सिद्धार्थ, वेयर ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। Consumer equilibrium is a situation where a consumer gets maximum satisfaction by using his income on purchase of goods या on consumption of goods and services। उन गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए जब वो अपनी इनकम एक्सपेंस करता है और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जिस सिचुएशन पर मिलती है, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बात आती है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो मिल गई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी आ गया, बट पता कैसे लगाया जाए कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है? क्या कोई इसकी मेजरमेंट यूनिट है? मान लो मेरे को गेम्स भी पसंद है, मेरे को फूड भी पसंद है। अब आप मेरे से पूछते हो कि बताओ कि गेम्स पे खर्च करना ज़्यादा पसंद करोगे या फूड पर? मेरे लिए दोनों ही अच्छे हैं। अब मैं कैसे सोचूं कि किस पे खर्च करने से मेरे को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी? हम मार्केट में जाते हैं तो मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, फूड मेन्यू मिलता है, आपको हर डिश का अलग अलग प्राइस मिल जाता है। आप कंपेयर कर सकते हो कौन सी डिश महंगी है, कौन सी सस्ती है, किसका ज़्यादा प्राइस है, किसका कम प्राइस है। अकॉर्डिंगली अपने बजट के हिसाब से हम वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बट सेटिस्फेक्शन मेरे को किस में ज़्यादा मिलेगी, ये चीज़ नापने के लिए, ये चीज़ मेजर करने के लिए कैसे करा जाए? इसके लिए एक यूनिट होती है नेम्ड यूटिल्स। Food has more benefits, we can live without games, but food has multiple uses। सिद्धार्थ, मैंने ये ऑप्शन नहीं दिया कि सिर्फ खाना मिलेगा या सिर्फ गेम्स मिलेंगे। मैं फेस्ट में गया, ऑब्वियसली घर पर वापस आऊँगा तो खाना तो मिल ही जाएगा अगर मैंने गेम्स खेली। बट उस टाइम पर उन 100 रुपीज़ को खर्च करके मुझे फूड से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी या गेम से? डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी। ठीक है, यूटिल्स इज अ यूनिट दैट मेजर्स द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ अ कंज्यूमर। यहाँ तक टॉपिक क्लियर है? जैसे हम बोलते हैं डिश 1 10 रुपीज़ की, डिश 2 20 रुपीज़ की, ऐसे ही यूटिल्स एक तरीके से कि मैंने ए गुड कंज्यूम करा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली 5 यूटिल्स की। मैंने बी गुड कंज्यूम करा, मुझे सेटिस्फेक्शन मिली 10 यूटिल्स की। और जब मैंने सी को कंज्यूम करा तो मुझे सिर्फ 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। तो मैं गया पार्ट बी के लिए, जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। बाकी किसी के साथ भी कुछ इशू आ रहा है क्या, ये सबका ठीक चल रहा है? ठीक है, हर्षी एक बार आप रिफ्रेश करके देख लो। सो यूटिल्स का कंसेप्ट भी हमने देख लिया कि यूटिल्स क्या होते हैं। यूटिल से रिलेटेड हमको दो वर्ड्स मिलेंगे आगे जाके। पहला मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल वर्ड का क्या मतलब था, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। मार्जिनल मीन्स
मार्जिनल मीन्स नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड। ये क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ? एडिशनल मतलब कि जैसे मैं रुपीस खर्च करके इनकम एक्सपेंड करके सेटिस्फैक्शन ले रहा हूँ, वैसे ही एक रुपये ज़्यादा एक्सपेंड करने से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी इज़ नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे मैं अपना एक्सपेंस बढ़ाता रहूँगा, मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने से मिलने वाली यूटिलिटी इज़ मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल satisfaction derived from consumption of an additional unit। एक यूनिट को एडिशनल कंज्यूम करने से एडिशनल सेटिस्फेक्शन। वाटर वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। वाटर वाला जो एग्जांपल था वो मार्जिनल यूटिलिटी का जो एक्सटेंशन है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वहां पर आएगा। आप बस उस पानी वाले एग्जांपल को इस तरीके से रिलेट कर सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी में कि मान लो फर्स्ट टाइम मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, लेट से मैं बहुत ज़्यादा थर्स्टी था, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 100 यूटिल्स। जब मैंने सेकेंड टाइम पिया तो मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि पहले जो मैं बहुत ज़्यादा प्यासा था तो मतलब एक तरीके से वो प्यास बुझ गई, बट स्टिल अभी भी अगर मैं पानी पीऊँगा तो अच्छा लगेगा, बट पहले जितना नहीं। तो थोड़ा सा कम, 90 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन। तो जैसे ही मैंने एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करा, तो उससे मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो 90 यूटिल्स था, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैं हर एक इंडिविजुअल यूनिट से जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उन सबको ऐड कर दूं तो टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी, सम ऑफ ऑल। अब यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिख ही दिया है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने थोड़ा सा डिमांड में पढ़ा था। क्या करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वैसे डिमांड में किस तरीके से इफेक्ट डालता है? डिमांड में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, कहाँ पर इफेक्ट डालता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। या इसकी वजह से होता क्या है? लेस एफिशिएंट फॉर लेटर सेक्रीफाइस। ये क्या लिखा सिद्धार्थ? बताओ भाई, आप सब भी डिमांड पूरा का पूरा कर लिया, कल टेस्ट है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या रोल था डिमांड के अंदर? कौन से टॉपिक में पढ़ा था हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? पहली बार ज़्यादा टैंक बनेगा, दूसरी बार कम होता जाएगा।
सेक्रीफाइस, डिक्रीज इन एडिशनल यूटिलिटी। ठीक। डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व जो था वहां पर हमने टॉपिक पढ़ा था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि दिस लॉ सेज दैट with additional consumption of a commodity, हमारी जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो हमको डिराइव हो रही है, एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी जो हमको डिराइव हो रही है विद एडिशनल कंजम्पशन ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। पहली बार में अगर मुझे 100 यूटिल्स मिले, दूसरी बार में 90, तीसरी बार में 10 का गैप था ना फर्स्ट टाइम में, तो उससे और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। लेस सेटिस्फेक्शन। फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर में अगर मुझे 100 यूटिल्स मिले, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर में मुझे 90 मिलेंगे, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर में स्टिल मेरे को अभी भी प्यास लग रही है बट इतनी नहीं लग रही, लेट से 80 मिल गई। एक और ग्लास ऑफ वाटर में पी के और ज़्यादा अच्छा लगेगा बट बहुत पानी ऑलरेडी 3 ग्लास में ऑलरेडी पी चुका हूँ, 40 यूटिल्स मिल जाएंगे। फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर में मेरा एक तरीके से सेचुरेशन लेवल आ जाएगा, मैं बहुत मुश्किल से पी पाऊँगा, लेट से 5 यूटिल्स मिले, हल्के बहुत सेटिस्फेक्शन तो मिली बट उससे ज़्यादा मैं नहीं पी पाऊँगा। सिक्स ग्लास ऑफ वाटर अगर मुझे ऑफर होता है तो 5 ग्लास में ऑलरेडी पी चुका हूँ, सिक्स ग्लास पी ही नहीं सकता। बाई चांस अगर मैंने पी लिया तो वॉमिट हो जाएगी, सिक्स ग्लास ऑफ वाटर तो अंदर ही नहीं जाएगा। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि नेगेटिव में हमको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, नेगेटिव यूटिल्स मिल जाएंगे, नेगेटिव सेटिस्फेक्शन वो इतनी कम हो गई कि वो नेगेटिव में चली गई, ऑपोजिट चली गई। ठीक है। जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक है, इसको निकालने के दो तरीके हैं, थ्रू यूटिलिटी अप्रोच जो हमने डिस्कस करा थोड़ा सा यूटिलिटी के बारे में कि यूटिलिटी क्या होती है, दूसरा थ्रू इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। इम्पॉर्टेंट दोनों ही हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूटिलिटी अप्रोच अगेन दो पार्ट्स में है। यूटिलिटी अप्रोच अगेन दो पार्ट्स में है। सिंगल गुड और दूसरा टू गुड। ठीक है, ये तो हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक, फिर ये वाला टॉपिक और इस वाले को सबसे लास्ट।
हमने यूटिल्स देख लिया, हमने यूटिलिटी देख लिया, होता क्या है, कैसे होता है। हमने पीछे एक चीज स्टार्ट करी, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। उस पर एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन marginal utility and total utility। अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखा जाए, मार्जिनल यूटिलिटी के लिए बताना कि अपवर्ड स्लोपिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, या फिर कैसा, कांस्टेंट। संगिनी अपवर्ड स्लोपिंग, सिद्धार्थ डाउनवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड। अच्छा, किसके बारे में बता रहे थे, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। पहले अप, ठीक है। क्वांटिटी 1 2 3 4। फर्स्ट क्वांटिटी, जब मैंने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया तो मान लो मुझे 100 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। सेकंड ग्लास में मुझे लेट से 60 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, कम ही मिलेगी ना। थर्ड के अंदर लेट से 20 यूटिल्स की मिली। फोर्थ के अंदर 0 यूटिल्स की मिली। क्या नेगेटिव में जा सकता है, नहीं जा सकता? यूटिलिटी डिराइव्ड नेगेटिव में जा सकती है। फिफ्थ कंजम्पशन पर -5। अब एक चीज सोच के बताओ कि मार्जिनल यूटिलिटी विद इंक्रीज इन क्वांटिटी कौन से लेवल पर इंक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव है मान लिया, बट कौन से लेवल पर इंक्रीज कर रहा है। सिर्फ कम ही तो होता जा रहा है। ये क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, ये कम होती जा रही है। इनवर्स रिलेशनशिप। जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो आपने लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ा था कि वो सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, और नेगेटिव में भी जा सकता है तो नीचे भी जा सकता है जीरो पे। एम यू कर्व। ठीक है, बात आती है टोटल यूटिलिटी कर्व की। जब टोटल यूटिलिटी कर्व बनेगा तब वो पहले इंक्रीज करेगा, और जिस लेवल पर ये ज़ीरो है, जिस लेवल पर ये ज़ीरो है उस लेवल पर मैक्सिमम आएगा और फिर डिक्रीज कर जाएगा। इसका रीज़न भी शेड्यूल से देख लो। 100, 160, 180, 180, 175।
जब वो 0 पर था तो मैक्सिमम, और उसके बाद धीरे धीरे कम। इट कीप्स ऑन एडिंग। एक चीज और बताओ, मैंने दोनों ग्राफ्स 0 से स्टार्ट नहीं करे, मतलब यहाँ से वाई एक्सिस को टच नहीं करा, करना चाहिए था, करना चाहिए था या फिर नहीं? सर माइनस पे भी तो अब जाना चाहिए है? ये कैसी बात कर रहे हो सिद्धार्थ, हम प्लस करते जा रहे हैं। 160 प्लस 20 180, 180 प्लस 0 180, 180 प्लस माइनस 5 इज 175। अब कैसे चला जाएगा? पॉजिटिव और अपवर्ड मूविंग का कोई रिलेशन नहीं होता। पॉजिटिव का मतलब कि वैल्यू पॉजिटिव है, अपवर्ड मूविंग का मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है। रीजन नहीं पता, ठीक है। ये थोड़ा दूर से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। रीजन अभी बताता हूँ। सबसे पहले रिलेशनशिप, तीन रिलेशनशिप। पहला, टी यू इंक्रीज करेगा जब तक एम यू 0 से या 0 से बड़ा है। जब तक ये 0 से बड़ा है वो इंक्रीज कर रहा है। दूसरा, टी यू इज मैक्सिमम व्हेन एम यू इज 0। ये अपने मैक्सिमम लेवल पर होगा जब एम यू 0 होगा। थर्ड वन, टी यू डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा जैसे ही एम यू नेगेटिव होगा। ग्राफ से सीधी सीधी चीज़ें पता चल रही हैं। तीन रिलेशनशिप, इनिशियल फेज, एट दिस पॉइंट, और इसके बाद का फेज। इससे पहले वाले में टी यू इंक्रीज कर रहा है, एम यू पॉजिटिव है, फॉल कर रहा है बट पॉजिटिव है। एट दिस पॉइंट टी यू मैक्सिमम है और एम यू 0 है। आफ्टर दिस फेज टी यू फॉल कर रहा है और एम यू नेगेटिव हो गया। एम यू तो फॉल ही करता रहेगा बट नेगेटिव हो गया। अगर आपके पास क्वेश्चन आए, कैन मार्जिनल यूटिलिटी एवर इंक्रीज? नो, 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि तब दोनों क्वांटिटी और यूटिलिटी 0 होगा। हम मान के चलते हैं एट क्वांटिटी 0 मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी नॉट डिफाइंड। हमको कोई भी एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिली। इस वजह से हम थोड़ा सा दूर से स्टार्ट करते हैं। क्लियर यहाँ तक? एक बार थोड़ा सा नोट्स में से देख लेते हैं, बाय चांस कोई टॉपिक अगर मिस हो गया हो तो। देखो आपके सामने नोट्स ओपन है, नोट्स पर आ जाओ। सबसे पहले तो यूटिलिटी बता रखा है, इट इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर या कैपेसिटी को बोला जाता है यूटिलिटी। यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन दैट इज derived from the consumption of additional unit, derived from the additional unit. Total utility, total satisfaction derived from consumption of all the units, from consumption of all the units. तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं टी यू इज इक्वल्स टू फर्स्ट यूनिट का एम यू, सेकेंड यूनिट का एम यू, थर्ड यूनिट का एम यू, टिल एम यू एन टाइम्स, जितने भी एम यू हैं उन सबका एडिशन। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू।
पहला TU इंक्रीज कर रहा है जब तक MU ज़ीरो है बट फॉलिंग। सेकेंड TU मैक्सिमम है व्हेन MU इज ज़ीरो। थर्ड TU फॉलिंग है व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव। यहाँ पर जैसे मैंने ग्राफ में एक लाइन लगाई थी, डॉटेड लाइन, आप लोग एक लाइन बना देना जब भी रिलेशनशिप वाला ऐसे क्वेश्चन आए। पता चल जाता है कि आपने इसको कुछ एक दो फेज में कन्वर्ट करा है। एक शेड्यूल आ जाएगा ये वाला कि हम इतनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये टोटल यूटिलिटी है। क्लियर? उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर देन ये दोनों ग्राफ के एक के नीचे, हाँ समझे नहीं, एक के नीचे एक, या तो दोनों को एक ही ग्राफ पे शो करो या फिर एक के नीचे एक। अगर एक साथ करना है तो मेरी बुक में तो है वैसे, और मे बी आपकी बुक में भी हो, इस तरीके से आ जाएगा अगर एक साथ आपको करना है। बट ये डॉटेड लाइन लगा देना, इससे पता चल जाता है कि आप कुछ चीज़ कंपेयर कर रहे हो। उसके बाद ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस पर क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करो क्या होता है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन करो, तो सबसे पहले आप अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो यूटिलिटी एक्सप्लेन करो, फिर मार्जिनल यूटिलिटी पर आओ, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर आओ। यूटिलिटी की डेफिनेशन ना भी करो तो चलेगा बट मार्जिनल यूटिलिटी कर देना। दिस लॉ स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, सेटिस्फेक्शन जो है डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट, हर एडिशनल यूनिट से डिराइव होने वाली सेटिस्फेक्शन मस्ट डिक्लाइन, कम होनी ही होनी चाहिए। कभी ऐसा सुना है कि आप शादी में गए, शादी में जाके वहाँ पर एक स्टॉल लगा है आइसक्रीम का, फर्स्ट कप आइसक्रीम का खाया, अच्छा लगा बहुत। सेकंड कप आइसक्रीम का खाया, और ज़्यादा अच्छा लगा। थर्ड कप आइसक्रीम का खाया, और ज़्यादा अच्छा लगा। फोर्थ खाया, और भी ज़्यादा अच्छा लगा। धीरे धीरे हमारी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती रहती है, कभी भी इंक्रीज नहीं होती, और एक लेवल पे आके हमारा मन भर जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये एग्जाम्पल स्टार्ट हो गया है। एग्जाम्पल कौन सा वाला एग्जाम्पल है? मेरे ख्याल से वही पानी वाला ही एग्जाम्पल है। इस एग्जाम आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो आंसर में। ये रहा एक एग्जाम्पल। एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ, अच्छा खाने पर ना जाया करो, ठीक है, याद रखूंगा शेड्यूल में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की एजम्पशंस, एक्चुअली ना खाने से चीज़ें जल्दी रिलेट हो जाती हैं, आप लोगों को जल्दी समझ में आता है, इस वजह से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूटिलिटी इज मेजरेबल इन न्यूमेरिक यूनिट्स कॉल्ड यूटिल्स। कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर, सोच समझ के करेगा जो भी करेगा। स्टैंडर्ड एंड आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ कम्युनिटीज आर कंज्यूम्ड, ऐसा नहीं कि हम कंपैरिजन दो डिफरेंट चीज़ों के कर रहे हैं, आइडेंटिकल चीज़ों को ही कंज्यूम कर रहे हैं। जो हमने फर्स्ट टाइम कंज्यूम करा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, वो आइडेंटिकल चीज़ें ही हों। मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम मनी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। हमको मनी को एक्सपेंड करके जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी चाहिए वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार अलग अलग हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिले, कि जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तब मनी से मिलने वाली मतलब तब मार्जिनल यूटिलिटी अलग तरीके से है, और जब हम सेकंड कंज्यूम कर रहे हैं तब अलग तरीके से हमको सेटिस्फेक्शन मिले, उसको हम मान के चलेंगे कि कांस्टेंट है।
कंजम्पशन ऑफ, फोर्थ पॉइंट अगर किसी को समझ नहीं आया तो बता देना। कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस बेसिस पर कंजम्पशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक अभी फिर एक घंटे बाद फिर एक साल बाद फिर एक महीने बाद, इस तरीके से कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कंज्यूम करें तो उनके बीच में रिलेशनशिप बनता है। प्राइस ऑफ कमोडिटी डज नॉट चेंज एंड रिमेन कांस्टेंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट, बस हमको ये देखना है कि जब हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन। सेकंड और फोर्थ एजम्पशन नॉट क्लियर। सेकंड के अंदर है कंज्यूमर एक रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे हमको सेटिस्फेक्शन मिली, सेकंड के बाद और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, सोच समझ के सही डिसीजन लेने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी सोचे जा रहा है कुछ भी करता जा रहा है। फोर्थ पॉइंट का मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब आप ये लगाओ कि मान लो आप कार के शोरूम में गए, आपने फर्स्ट कार खरीदी, तो आपको जितनी खुशी हुई, मतलब आपकी जो सेटिस्फेक्शन का सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का जो तरीका है 100 यूटिल्स का हुआ। सेकंड कार जब ली तो ऐसा नहीं कि मेरा तो कार से मन भर गया, अब तो कार हो चाहे ना हो। यूटिलिटी आपको सेटिस्फेक्शन कम मिले समझ में आता है, बट ऐसा नहीं कि इसको मेजर करने का तरीका ही चेंज हो जाए कि अब तो मेरा कार से मन भर गया मैं बाइक लूंगा। हाँ, नीड्स शुड नॉट फ्रीक्वेंटली चेंज, इस ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। समझने का एक और तरीका, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम मनी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, मतलब कि मान लो इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में, जो चीज़ पहले 100 रुपए की मिलती थी अब 150 रुपए की मिलने लगी, तो ऑब्वियसली जो सेटिस्फेक्शन आपको 100 रुपए में मिलती थी अब 150 रुपए में मिला करेगी 150 में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्राइस की वजह से फिर सेटिस्फेक्शन, अगर आप कंपेयर करोगे 100 रुपीज़ खर्च कर पा रहे थे बट सेम सेटिस्फेक्शन के लिए अगर 150 खर्च करना पड़े अब, तो शायद हो सकता है कि मन ना करे 150 खर्च करने का। तो वो चीज़ सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो डिफरेंट हो जाए। ठीक है, उसके बाद आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन, संगिनी आ गया ना समझ आपको? अच्छा, मैगी वाला एग्जाम्पल लो हर्षी, संगिनी आ रही है अब खाने पर। मैगी वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन अंडर विच अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम, एक ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है वेयर कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन परचेज ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी को परचेज करने के लिए, इन सच अ वे दैट गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, वो इनकम खर्च करेगा मतलब एक्सपेंस कर रहा है, किस चीज़ के लिए एक्सपेंस कर रहा है? कमोडिटीज़ को परचेज करने के लिए। कमोडिटीज जो वो खरीद रहा है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलग अलग हो सकते हैं। सो ऐसा कॉम्बिनेशन परचेज करने के लिए इन सच अ वे जिससे उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, एंड ही फील्स नो अर्ज टू चेंज फ्रॉम द कंजम्पशन लेवल। उसको इतनी सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि उसको चेंज करने का मन ना करे कि इसको चेंज करके कुछ और चीज़ पर चलते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के अलग अलग तरीके, थ्रू यूटिलिटी अप्रोच,
इसका दूसरा नाम होता है कार्डिनल अप्रोच। इसके दो तरीके होते हैं, थ्रू सिंगल कमोडिटी और आगे हम पढ़ेंगे थ्रू टू कमोडिटीज। और दूसरा नाम होता है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच कौन सी थी? ऑर्डिनल अप्रोच कौन सी थी? नाम मैंने ऑर्डिनल नहीं बोला, बट दूसरी अप्रोच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने की। इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, आईसी कर्व। ठीक है, एक बार यहाँ तक आप लोग समझ लो, किसी को कुछ डाउट हो फिर हम सिंगल कमोडिटी पर चलेंगे। किसी को यहाँ तक कुछ डाउट हो तो बताओ। इस चैप्टर का ये था बेस। अच्छा, वैसे ये चैप्टर तो सबका ही हो गया होगा, समझ में आ रहा है सबको? ठीक। सिंगल कमोडिटी मतलब कि हम मान के चल रहे हैं कि हम एक्सपेंस कर रहे हैं अपनी इनकम का एक कमोडिटी परचेज करने के लिए। उस एक कमोडिटी को इंक्रीज करेंगे अगर हम, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो यूटिल्स होंगे उसमें वो कम तो होंगे, बट किस तरीके से उसको हम देखें कि वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर आ जाए। तो ये होता है फॉर्मूला कि जहाँ पर मनी की एमयू मतलब कि पैसे से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन बराबर हो जाए प्रोडक्ट के प्राइस के, वहां पर हम बोलते हैं कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम स्टेज। जहां पर हमने 100 रुपीज़ खर्च करे और 100 रुपीज़ का ही उस प्रोडक्ट का प्राइस था और हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं कि हमने जो सामान खरीदा उतने की ही वर्थ, हम एक वर्ड बोलते हैं कि ये सामान इतने का वर्थ था। दैट मीन्स कि हम अगर उस वर्थ को पूरा कर पा रहे हैं तो हम इक्विलिब्रियम स्टेज पर हैं। एमयू ऑफ मनी को आप देख सकते हो, एमयू ऑफ एक्स मतलब कि प्रोडक्ट, कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन रुपीज से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। तीन चीजें हो गई, एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी, रुपीज से मिलने वाली यूटिलिटी और प्रोडक्ट का प्राइस। इन तीनों में से आपको जब एक चीज कैलकुलेट करनी होगी तो दो चीजें ऑलरेडी गिवन होंगी। ग्राफिकली अगर हम देखते हैं, नीचे आ गई आपकी क्वांटिटी, यहाँ पर आ गया आपका एमयू, ग्राफ बन गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा क्योंकि यूटिलिटी इज ऑलवेज decreasing when we increase the quantity of commodity। ये है प्राइस, प्राइस रिमेन्स सेम, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर आप प्राइस में चेंज करोगे तो फिर एजम्पशंस के साथ चेंजेस आ जाएंगे। ये हमारी एजम्पशन है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स सेम। हमने जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज करी, हमारी यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होनी स्टार्ट हुई और जिस लेवल पर वो प्राइस के बराबर आ जाए, जिस लेवल पर प्राइस के बराबर आ जाए, उधर हम बोलेंगे कि वी आर एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस स्टेज पर हम बोलते हैं कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम लेवल। एमयू ऑफ एक्स क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। डिराइव किससे हो रही है? फ्रॉम कमोडिटी एक्स। mu of rupee defined as extra utility when an additional rupee is spent on other available good in general। मतलब कि एडिशनल रुपीस को स्पेंड करने से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को रुपीस का मार्जिनल यूटिलिटी बोल देते हैं। कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी बोल दिया जाता है। It suggests that consumer while buying the commodity always compare the satisfaction derived from it with the price that he is willing to pay।
इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसको कंपेयर करते हैं कि हम जो चीज़ खरीदने वाले हैं उसकी उतनी वर्थ है या नहीं, हमें उससे उतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी या नहीं। इन केस if satisfaction derived from the commodity is greater than or equals to satisfaction, उस commodity को से हमको मिलने वाली satisfaction ज़्यादा है उस satisfaction से that he wants to get by spending the available money, तो हम बोलते हैं कि हम ये किस चीज़ का था, अच्छा he will buy the goods, वो गुड बाय कब करेगा, जब उसको सामान से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी, किस लेवल से, जितनी उसको नॉर्मल उस रुपीस को स्पेंड करने से सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। हम जो बोलते हैं कि ये सामान हमको अच्छा लगा इस वजह से हम खरीद रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे लिए उस इनकम को स्पेंड करके आने वाला जो सामान है उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। ठीक है, जैसे हम शॉप पे जाके बार्गेनिंग करते हैं, मैं कपड़े लेने गया, एक शर्ट मिल रही है 1000 रुपीज़ की एंड नहीं 1000 की मुझे चाहिए एंड वो मिल रही है 1500 की, एंड मैं शॉपकीपर को बोलता हूँ कि अगर आप मेरे को 1000 में लगा देते हो तो मैं ख़रीद लूँगा। दैट मीन्स कि मेरे को उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, अगर मैं वो शर्ट को लेता हूँ 1500 में, तो वो सेटिस्फेक्शन 1500 के हिसाब से उतनी नहीं है जितनी 1500 की वर्थ है। अगर वही सामान मान लो शर्ट 800 की मिल रही है और मैं 1000 रुपीज़ की भी ले सकता हूँ, दैट मीन्स मैं एकदम से खरीद लूँगा कि 1000 रुपीज़ से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल 800 से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा ही सेटिस्फेक्शन मिल रही है मुझे, क्योंकि मैं तो 1000 रुपीज़ का सोच के चल रहा था, तो मेरे हिसाब से 1000 रुपीज़ के हिसाब से सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए थी, बट मुझे वो चीज़ 800 में मिल रही है, तो वो सेटिस्फेक्शन का लेवल ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। ये इसका एक एग्जाम्पल और स्केड्यूल। ये रही हमारी कंजम्पशन ऑफ यूनिट 0 1 2 3 4 5 6। हमें क्वेश्चन में बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज इज 5। रुपी की मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी MU ऑफ R इज 5। प्राइस ऑफ एप्पल इज 10 मतलब कि ये क्या है, P ऑफ X। यूनिट ऑफ एप्पल्स ये हैं। मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एप्पल, ये चीज़ आपको गिवन होगी या फिर आपने एजम्पशन ली है कि हमको यूटिलिटी कितनी कितनी मिली। 0 पर तो डैश, फर्स्ट यूनिट पर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 50, 40, 20। उसके बाद बात आती है MU ऑफ A अपॉन MU ऑफ रुपी। यहाँ से इज इक्वल्स टू में हमको क्या मिलेगा ये बताओ। ये फॉर्मूले से MU ऑफ A अपॉन MU ऑफ रुपी से इज इक्वल्स टू में क्या मिलेगा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो फॉर्मूला था MU ऑफ X अपॉन MU ऑफ रुपी इज इक्वल्स टू प्राइस। MU ऑफ रुपी 5 दे रखा है, MU ऑफ A ये सेकंड कॉलम में दे रखा है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको मिल गई ये वैल्यूज। तो ये रहा प्राइस जो एप्पल का चल रहा है। अब जब मैंने फर्स्ट एप्पल कंज्यूम करा तो जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली उसके हिसाब से वो सेटिस्फेक्शन कितने रुपीज़ की वर्थ थी, 20 रुपीज़ की। फिर मुझे 16 रुपीज़ की वर्थ मिलने लगी, फिर 12 रुपीज़ की, फिर 10 की, फिर 8 की, फिर 4 की। लॉजिकली आप देखो तो हम कब तक खरीदते रहेंगे एप्पल्स, जब तक मुझे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उतने प्राइस तक नहीं आ जाती जितना प्राइस उसका है। जब मुझे 8 रुपीज़ की वर्थ की सेटिस्फेक्शन मिलेगी
बट प्राइस उसका 10 रुपीज़ है, तो क्या मैं 2 रुपीज़ एडिशनली स्पेंड करना पसंद करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। जब तक मुझे 10 या 10 से ज़्यादा की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैं परचेज कर रहा हूँ। ग्रेटर देन ज़ीरो? सिद्धार्थ, ग्रेटर देन ज़ीरो का क्या मतलब हुआ? ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं। यूटिलिटी अप्रोच थ्रू टू कमोडिटी, दो कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन। अभी हम सिंगल प्रोडक्ट पे थे, अब हम टू कमोडिटी पर आ गए। टू कमोडिटी थोड़ा सा समझना याद नहीं क्यों, अरे क्यों लिखा, समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ज़रा देखो। In two commodity case, a consumer reaches equilibrium when, by consuming both the commodities, when by consuming, ध्यान रखना, when हमने कंज्यूम करा बोथ द commodities, ऐसा नहीं कि कोई एक। अब हम दो की बात कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में दोनों, एक ज़्यादा दूसरा कम चलेगा, बट दोनों। बाय स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम, सेम वही स्टेटमेंट चल रही है, he gets maximum satisfaction। बातें सारी की सारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली वही है कि हम अपनी इनकम स्पेंड कर रहे हैं। इनकम स्पेंड कर रहे हैं कहाँ पर? ऊपर वाले केस में एक गुड पर, और यहाँ पर हम दो गुड्स पर। दो गुड्स पे कैसे कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो बात की कहानी है, बट दो गुड्स पर कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए और हम अपनी पोजीशन से चेंज करना ना चाहें। उस केस में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पर होते हैं। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम बोथ द गुड्स मस्ट बी इक्वल। अच्छा, ये इसकी हो गई एजम्पशन। अगर बाय चांस एजम्पशन आ जाए तो ये कि हमें दोनों गुड्स से यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम बोथ द गुड्स मस्ट बी इक्वल एंड कंज्यूमर विशेज टू परचेज दैट गुड फर्स्ट थ्रू विच ही गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन। ये बताओ, ये ठीक लिखा है या नहीं? Utility derived from both the goods must be equal and consumer wishes to purchase that good first through which he gets more satisfaction. एग्री कर रहे हो? अच्छा, इस लाइन को ऐसे समझने के दो तरीके हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम बोथ द गुड्स मस्ट बी इक्वल, दोनों गुड्स से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन बराबर है। एंड कंज्यूमर विशेज टू परचेज दैट गुड फर्स्ट, कंज्यूमर उस गुड को परचेज करना पहले पसंद करेगा जिससे उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अगर सेटिस्फेक्शन डिराइव सेम है तो पहले उसको कैसे खरीदा जाए जिससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी? अब बताओ कि कौन कौन एग्री कर रहा है। अच्छा, एग्री नॉट एग्री, ठीक है। सिद्धार्थ, एग्री होने का रीज़न किस तरीके से उनको सिलेक्ट करोगे? एक स्टेटमेंट ने बोला कि सेटिस्फेक्शन इक्वल हैं और दूसरी स्टेटमेंट ने बोला कि पहले वो गुड लेंगे जिसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है।
बुक इज नेवर रॉन्ग। अच्छा, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम बोथ द गुड्स मस्ट बी इक्वल, इसका मतलब है एट इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम की स्टेज पर जो हमको सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो बराबर होगी। एंड रैशनल कंज्यूमर है इस वजह से बिकॉज दोनों गुड्स से डिफरेंट लेवल की सेटिस्फैक्शंस मिलेंगी, तो पहले हम वो गुड परचेज करेंगे जिससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी। सिद्धार्थ उतना नहीं सोचता हर्षी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। Consumer equilibrium through two commodities is achieved when this situation is sustained। सेम ही फॉर्मूला है अगर आप ध्यान से देखो सिंगल कमोडिटी वाला भी। mu of x upon p of x is equals to mu of y upon p of y is equals to mu of rupee। सिंगल कमोडिटी वाले में प्राइस राइट साइड पर था और ये mu ऑफ रुपी डिनोमिनेटर में था, सेम ही चीज थी। mu ऑफ रुपी को हम राइट साइड पर इसलिए ले गए क्योंकि x को अलग कंपेयर करना था, y को अलग कंपेयर करना था और किसी चीज़ से कंपेयर करना था सेम यूनिट से, तो उसको रुपी का मार्जिनल यूटिलिटी बना दिया। सेम ही फॉर्मूला था पीछे वाले में। mu ऑफ x mu ऑफ रुपी इज इक्वल्स टू p ऑफ x। ठीक, नाउ ये रहा हमारा फर्स्ट ग्राफ और ये रहा सेकंड ग्राफ। दोनों ग्राफ्स को एक पर ही प्लॉट करा है। फर्स्ट वाला ग्राफ तो नॉर्मल लगा लो यहीं तक है, ये बना फर्स्ट mu और इसको मैंने जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में बना दिया। आपने कार्टेशियन प्लेन तो पढ़ा ही है, इस तरीके से होते हैं। फर्स्ट ग्राफ मैंने ये वाला ले लिया और सेकंड ग्राफ रीड करने के लिए मैंने इधर वाला ये टॉपिक उठा लिया, सेकंड क्वाड्रेंट वाला। बनेगा तो सेम ही तरीके से, रिलेशनशिप ही तो दिखाना है बस। तो जब हमने ये वाला टॉपिक उठाया तो ग्राफ बना ये और प्राइस चल रहा है सेम। तो एट पॉइंट जहां पर प्राइस सेम है, दोनों मार्जिनल यूटिलिटी सेम है, वहां पर हम कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो मस्ट बी इक्वल लिखा है, मान लिया मस्ट बी इक्वल है, बट क्यों बिना इसके इक्वल हुए, मतलब दोनों मार्जिनल यूटिलिटीज का इक्वल होने का क्या रेलेवेंस है? दोनों से सेटिस्फेक्शन डिराइव होना अलग अलग तरीके से, एक ये एक्स से डिराइव होने वाली सेटिस्फेक्शन अलग तरीके से है, वाई से डिराइव होने वाली सेटिस्फेक्शन अलग तरीके से है। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पर दोनों इक्वल क्यों हो? फॉर कंपैरेटिव स्टडी। अच्छा, और कुछ? सिद्धार्थ, फॉर कंपैरेटिव स्टडी का तो मतलब हो गया कि आपने ये आइडियल सिचुएशन ले ली और इसके अलावा भी बाकी चीज़ें निकलती हैं, बट ऐसा नहीं है। बताओ ज़रा। सबके स्कूल में हो गया वाला टॉपिक? अगर इस तरीके से आप लोगों ने स्कूल में अटेंड करा ये टॉपिक तो क्या फ़ायदा? क्वेश्चन ये था
कि ऊपर वाले पैराग्राफ में यहाँ पर मैंने आपको बोला कि एट इक्विलिब्रियम लेवल utility derived from both the goods must be equal. Why? X से मिलने वाली यूटिलिटी इज डिफरेंट, Y से मिलने वाली यूटिलिटी इज डिफरेंट, तो इक्वल होना क्यों ज़रूरी है? जब मेरी इनकम ख़त्म हो जाए, मान लो एक बारी जिसके स्कूल में हुआ और बाकी जिसके स्कूल में नहीं हुआ वो थोड़ा लॉजिकल सोच लो। ये नीचे मैंने स्केड्यूल दे रखा है और इस स्केड्यूल के अंदर आ, इस स्केड्यूल के अंदर तो छोड़ो, हाँ हर्षी वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं। देखो बुक के अंदर एक शेड्यूल अच्छा है, उसमें से बताओ मुझे। कहाँ चला गया? हाँ, रजिस्टर देखो एक बारी, दूसरा वाला पेज देखो, मैंने बुक ओपन करी हुई है, इसमें आपको एक शेड्यूल लिखा हुआ है, शेड्यूल है। ऑरेंज से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, एप्पल से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी 6 पर वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि वो जब पैसे खत्म हो जाएंगे तब देख लेंगे कि इसकी कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है। पहले उसको 10 मिल रही थी, उसने ये खरीद लिया, फिर ये खरीद लिया, फिर ये खरीद लिया, फिर ये खरीद लिया, पैसे खत्म, यहीं पर खत्म करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? अगर इक्वल नहीं हुए तो इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा, जिसका अपोजिंग है विल कीप डिक्रीजिंग until utility equal, then customer will be finally satisfied. Price is different. So that price is same. अच्छा, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिफरेंट येट सेटिस्फैक्शन इज प्रोपोर्शनल, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है। ये आपको किसने बोला कि प्राइस डिफरेंट है तो सेटिस्फैक्शन प्रोपोर्शनल हो जाएगी? और प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शन में रहे, सेम थोड़ी हो जाएगी फिर। प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन में रहे, सेम का क्या लॉजिक निकलता है? डिपेंड्स ऑन दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बुक में स्टेटमेंट है यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम बोथ द गुड्स मस्ट बी इक्वल एट इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम के लेवल पर दोनों गुड्स से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन मस्ट बी सेम। मैंने आपको बोला कि सेम क्यों होनी चाहिए, क्योंकि x से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन अलग तरीके से चल रही है, y से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन अलग तरीके से चल रही है, तो इक्विलिब्रियम लेवल पर सेम ही क्यों? मान लो मैंने 2 यूनिट्स x की खरीदी, 5 यूनिट्स y की खरीदी, मेरी इनकम खत्म, मैं सेम लेवल पर कैसे लेके आऊँ x और y को, सेटिस्फैक्शन को? जब वो सेम बनने वाले थे मेरी इनकम खत्म हो गई। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मैंने 2 यूनिट्स x की खरीदी, 5 यूनिट्स y की खरीदी। आफ्टर 2 यूनिट्स मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही थी x से 10 यूटिल्स की, और फिफ्थ क्वांटिटी ऑफ y पर मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही थी 9 यूनिट्स की। सेम तो नहीं है। अगर मैं एक और x की खरीदता तो 9 यूनिट्स हो जाती, बट उसके लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है, इनकम खत्म। तो सेम कैसे बनाया जाए? इट इज assumption so that we can solve questions, so no logic is applied। स्पेसिफिक प्राइस पर mu इक्वल करने के लिए
देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस बात का आंसर था जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे तब हम इनकम के बारे में नहीं सोचेंगे। जो ऊपर शेड्यूल भी हमने पढ़ा, इनकम के बारे में देखा, हमको सिर्फ प्राइस से मतलब है। यहाँ पर देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, हमको एक्स से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, एक्स का प्राइस क्या है, और जो हम रुपीज स्पेंड कर रहे हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कितनी है। इनकम है या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट चीज। बट इक्विलिब्रियम कब होगा? मान लो मैं आज की डेट में 1000 रुपीज की शर्ट खरीदना चाहता हूँ बट मेरे पास 1000 रुपीज है नहीं। बट मैं बोल तो सकता हूँ ना कि मेरे को सेटिस्फेक्शन तब मिलेगी जब 1000 रुपीज की शर्ट आ जाएगी। दो चीज़ें खरीदनी है, दोनों चीज़ें हम इक्विलिब्रियम पर कब होंगे? जब दोनों चीज़ों के जो वो हैं यूटिलिटी है वो सेम लेवल पर आ जाएगी। जब वो सेम वर्थ पर आ जाएंगी, जब रुपीस की से मिलने वाली यूटिलिटी सेम हो जाएगी एक्स के लिए भी वाई के लिए भी, उस लेवल पर हम इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ जाएंगे। ठीक है, अब नीचे एक शेड्यूल है एग्जांपल। MU ऑफ R इज 10 यूटिल्स, प्राइस ऑफ एप्पल 5 है और प्राइस ऑफ ऑरेंज 10 रुपीज़ है। अच्छा, ये तो शायद बुक वाले एग्जांपल है, पता नहीं अलग है। ये क्वांटिटी है, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मतलब जो पहला फ्रूट था। यहाँ पर ये क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ये थर्ड कॉलम और ये लास्ट कॉलम में क्या कैलकुलेट हो रखा है? 100/5, 80/5, 60/5, 50/5 रुपी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज। जब ये x के थ्रू से मार्जिनल यूटिलिटी निकला और y के थ्रू जब मार्जिनल यूटिलिटी निकला, जब वो सेम लेवल पर आ जाएंगे तब हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम लेवल पर है। जब हमने प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड करा 5 से, तो ये रहा 10, ये रहा 10, और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीस था क्वेश्चन में वो था 10। अच्छा, मान लो यहाँ पर एक ये 15 की जगह मान लो 16 होता, 1 6 16 यहाँ पर, तो क्या मैं 16 को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बना सकता था? क्योंकि मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीस एक्स और वाई दोनों के लिए सेम आ गया। मतलब कि क्या मैं बोल सकता था कि अगर मैं 2 यूनिट्स ऑफ एक्स ले लूँ और 2 यूनिट्स ऑफ वाई ले लूँ तो मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर हूँ? यस, यस। संगिनी, मैंने पूछा कि अगर मान लो यहाँ पर ये लास्ट कॉलम में वैल्यू की जगह 16 होता, यहाँ पर भी है 16 और यहाँ पर भी है 16, थर्ड कॉलम में भी 16, यहाँ पर भी 16, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x की 2 क्वांटिटी खरीदने से और y की 2 क्वांटिटी खरीदने से मैं इक्विलिब्रियम स्टेज पर हूँ? बोल सकते हैं। कम से कम एक्सपेंस करके मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पर हूँ, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लेवल है।
बट एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन में हमको गिवन था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज इज 10, गिवन था क्वेश्चन में, तो भी क्या 16 पर बोल सकता हूँ? ठीक है, आपको मान लो अगर इंफॉर्मेशन ना गिवन हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी कितनी है, तो आप बोल दोगे 16 पर भी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर। बट अगर गिवन है तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी के बराबर आना चाहिए। सोच के देख लो एक बार दोबारा से। चलो नेक्स्ट क्लास तक सोच के रखना, कोई बात नहीं। थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट था, आपको जल्दी से किसी बुक में नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन तो सब समझ गए ना, ये वाला मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि क्वेश्चन में गिवन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी 10 है, 16 भी सेम मिल जाता है 10 से पहले, तो क्या वो बंदा 16 पर इक्विलिब्रियम स्टेज पर होगा या नहीं? सोच समझ के आंसर देना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा सिद्धार्थ, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, किसी का अगर और कुछ डाउट है तो बताओ। अभी हमने आज के लिए टॉपिक कवर करा यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, जब तक हर्ष आप कंफ्यूज नहीं होगे तब तक आपको कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा? जब तक क्रॉस क्वेश्चनिंग या तो आप लोग करो, आप लोग नहीं कर रहे तो मुझे करनी पड़ेगी ना। जब तक आप लोगों को क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी आपको चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमने यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अप्रोचेस, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल वाली हमने अप्रोच कवर कर ली, सिंगल कमोडिटी, टू कमोडिटी। टू कमोडिटी वाली दोबारा से एक बार थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, हो सकता है सबको समझ में ना आया हो। बाकी एक बार रिवाइज करके आना, कल टेस्ट है उसके लिए एक बार रिवाइज करना। बाकी किसी को और कुछ डाउट हो तो बताओ।